हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से संबंध एवं फलन पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट है। फॉग और गाफ से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे फलनों के संयोजन से। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। वहाँ से क्या होता है कि यदि आपको विधिवत नोट्स बनाना है तो वहाँ पर डेली का डेली व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, यदि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाता है और पीडीएफ भी दे दिया जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि एफ एक्स इक्वल दिया गया है कोष्टक में x और जी एक्स इक्वल दिया गया है माड x। तो फॉग 5/2 माइनस गॉफ -5/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सरल है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, हल। और डियर स्टूडेंट, जो दिया गया है उसे आपको पहले लिख लेना है। तो दिया गया फलन है, यहाँ पे दिया गया फलन है एफ एक्स इक्वल दिया गया है डियर स्टूडेंट, कोष्टक में x दिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि एफ एक्स का मान, ये इसे बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर इसे क्या बोलेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो जब महत्तम पूर्णांक फलन रहता है तो उसका निम्नतम मान लिया जाता है। कैसे निम्नतम मान लिया जाता है स्टूडेंट? तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार है कि कोष्टक के अंदर हमारे पास आ गया x की वैल्यू 1.4 आ गया। तो इसका न्यूनतम मान जब इसका सॉल्यूशन होगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन का ये रूल ही होता है कि 1.4 है तो उसका निम्नतम मान लेंगे, तो ये कहलाता है महत्तम पूर्णांक फलन। इससे संबंधित आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। और एक ही क्वेश्चन आपको आएगा, यदि आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इन दोनों में से केवल और केवल एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो, और यदि इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे मैं आपको एकाएकी आच्छादक से संबंधित, स्वतुल्य सममित संक्रामक से संबंधित क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। तो चलिए इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये महत्तम पूर्णांक फलन। और इसके बाद डियर स्टूडेंट दिया गया है जी एक्स इक्वल दिया गया है माड एक्स। अब माड को आपको पता होगा, आपने 11th फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मापांक फलन, यानी इसे क्या कहा जाता है, मापांक फलन। यानी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फलन, तो डियर स्टूडेंट जब माड के अंदर है तो माड को बोला जाता है मापांक, तो यहाँ पर कहला जाएगा मापांक फलन। यानी माड एक्स को कहा जाता है मापांक फलन, और ये कोष्टक के अंदर एक्स है डियर स्टूडेंट, तो इसे बोलेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। तो आपको क्या ज्ञात करना है? तो आपको ज्ञात करना है एफ ऑफ जी 5/2 माइनस जी ऑफ एफ -5/2 की जो वैल्यू होगी उसे आपको ज्ञात करना है। स्टूडेंट, यहाँ पे जिस तरह वैल्यू दिया गया है तो यहाँ पे थोड़ी आपको समझना होगा कि देखिए, यदि एफ एक्स है तो इसका मान किस प्रकार आएगा कि क्वेश्चन में दिया गया है यदि एफ एक्स है तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, ये महत्तम पूर्णांक फलन हो जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट यदि हम 5/2 को लेते हैं, एफ के बाद 5/2 है, तो एक्स की जगह में क्या है 5/2, तो इसे भी कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल ये महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कोष्टक के अंदर x है, तो एफ एक्स की जगह में क्या है, तो x की जगह में है 5/2। तो जब 5/2 है तो इसको भी महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, यदि इसके जगह में रहेगा f -5/2, x की जगह में यदि आपके पास आ गया -5/2, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक के अंदर महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में -5/2।
इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, यदि यहाँ पे दिया गया है gx इक्वल, हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो ये किस में जाएगा, मापांक फलन के रूप में जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि g के जगह में x के जगह में 5/2 है, तो ये भी मापांक फलन के रूप में हो जाएगा, यानी माड के अंदर। यदि आपके पास है g -5/2, तो ये भी माड के अंदर -5/2 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर, इसे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले f 5/2 की वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये डियर स्टूडेंट, ये छोटा कोष्ठक में है, ठीक, ना कि महत्तम पूर्णांक फलन। यदि 5/2 होगा f की जगह में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो डियर स्टूडेंट ये बड़े कोष्ठक में आ जाएगा 5/2, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार। यदि डियर स्टूडेंट f -5/2 आप लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बड़े कोष्ठक में -5/2। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, यदि आपके पास है g और x के जगह में 5/2 है, तो ये किस में जाएगा, किस में जाएगा, माड x में जाएगा, क्योंकि x की जगह में 5/2 है, तो माड के अंदर 5/2 हो गया। डियर स्टूडेंट, यदि आपके पास g -5/2, तो ये क्या हो जाएगा, माड के अंदर -5/2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए इस वैल्यू को निकालिए। अब आपको सवाल को हल करने में बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं f ऑफ g, 5/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद दोनों की वैल्यू निकाल के f ऑफ g और g ऑफ f को घटा देंगे, क्वेश्चन में जिस प्रकार पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हो क्या जाएगा, तो f ऑफ यहाँ पे हो जाएगा g 5/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि हमारे पास डियर स्टूडेंट रहता था f ऑफ gx, क्या रहता था कि f ऑफ g और x इस प्रकार रहता था, तो हम क्या करते थे, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि f ऑफ gx, ठीक है, जिसमें gx की वैल्यू पुट अप करना है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे कर दिए हैं, f ऑफ g 5/2 है x की जगह में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर रख देंगे g 5/2 की वैल्यू। तो g 5/2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, तो यहाँ पर हमने निकाला है कि g 5/2 की वैल्यू होगी माड 5/2। तो आपको कोष्ठक के अंदर माड 5/2 लिख लेना है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही यही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डियर स्टूडेंट, fx, ठीक, तो fx की वैल्यू यहाँ पे है कोष्ठक में 5/2। तो डियर स्टूडेंट, यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये जब माड के अंदर कोई संख्या निकलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई भी संख्या को माड से बाहर किया जाता है, तो प्लस वाला संख्या प्लस में ही रहता है और माइनस वाला संख्या प्लस में हो जाता है, ठीक, ये माड का रूल है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि fx को महत्तम पूर्णांक फलन में लिखना है। तो देखिए fx बराबर दिया है कोष्ठक में, बड़ा कोष्ठक में x, तो आपको भी 5/2 को बड़े कोष्ठक में लिख देना है। यहाँ पे fx है, तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 5/2। तो इतना आपको क्लियर। अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 5/2 है, तो 5 को यदि 2 से आपको भाग देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और 1.2 पंचे 10। यहाँ पे अगर दशमलव की जगह में 0 रख दिए तो 2 पंचे
10, यानी यहाँ पे कितना है डियर स्टूडेंट 2.5। और मैंने आपको पहले बताया कि यदि डियर स्टूडेंट महत्तम पूर्णांक फलन होता है तो उसका निम्नतम मान लेते हैं। क्या लेते हैं? तो उसका निम्नतम मान लेते हैं। तो 2.5 का निम्नतम मान यानी पूर्ण मान लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, इसका पूर्ण मान हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2। तो 2.5 है तो महत्तम पूर्णांक फलन निकालना है, क्योंकि हमारे पास बड़ी कोष्टक में 5/2 दिया है, इसे महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं और महत्तम पूर्णांक फलन में निम्नतम मान लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2। इस प्रकार f ऑफ g 5/2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आपको निकालना है g ऑफ f की वैल्यू। अब देखिए इसके बाद पूछा है g ऑफ f -5/2। देखिए जिसको जिससे घटाना है तो उन्हीं मानों को केवल निकालना है। अभी हमारे पास निकालना था कि f ऑफ g 5/2, अब आपको निकालना है g ऑफ f -5/2। तो चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो निकालना है आपको, यहाँ पे दूसरा मान निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे और g ऑफ f -5/2 की वैल्यू आपको निकालना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा g और कोष्टक में हो जाएगा f -5/2। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए f -5/2 की वैल्यू क्या है? तो f -5/2 की वैल्यू आपने निकाला कि f -5/2 की वैल्यू, तो देखिए f(x) इक्वल महत्तम पूर्णांक फलन था, यहाँ पर देख सकते हैं f(x) इक्वल महत्तम पूर्णांक फलन। यदि यहाँ -5/2 रखेंगे तो महत्तम पूर्णांक फलन में -5/2 हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी निकाला कि f -5/2 का बड़ी कोष्टक में डियर स्टूडेंट -5/2 होगा, यानी महत्तम पूर्णांक फलन में। तो चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हो जाएगा बड़ी कोष्टक में -5/2। तो चलिए रख लेते हैं, यहाँ पे बड़ी कोष्टक हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इससे पहले आपको मझिला कोष्टक लगा देना है। तो -5/2, इसका मतलब ये हुआ कि जो -5/2 है ये महत्तम पूर्णांक फलन है। अब आपको क्या करना है? अब g -5/2। अब देखिए यहाँ एक नया कंडीशन आ गया कि -5/2 है, किसमें है? महत्तम पूर्णांक फलन में। तो डियर स्टूडेंट इसका हम क्या करेंगे? निम्नतम मान लेंगे। तो इसका निम्नतम मान क्या हो जाएगा? उसमें 3 लिए थे तो उसका निम्नतम मान हो जाएगा -3, ठीक। तो -3 हो जाएगा। तो जब इसका सॉल्यूशन होगा डियर स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? -3। तो जब इसको महत्तम पूर्णांक फलन को आपने सॉल्व किया तो ये आ गया -3, ठीक है। तो सेम उसी तरह हो जाएगा भाग देकर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे gx की वैल्यू क्या है? तो gx की वैल्यू जो रहेगी mod x में बदल जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है gx इक्वल mod x। तो -3 को mod -3 में करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बताया कि जो संख्या mod में होती है उसे सॉल्यूशन करेंगे तो जो संख्या धनात्मक में है तो धनात्मक में ही रहेगी, किंतु जो ऋणात्मक में है वो धनात्मक में हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 3। तो डियर स्टूडेंट आपने निकाला f ऑफ g 5/2 की वैल्यू 2 और g ऑफ f की वैल्यू निकाला 3। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं कि अतः f ऑफ g 5/2 माइनस g ऑफ f -5/2 को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है कि जो क्वेश्चन में दिया गया था f ऑफ g 5/2 माइनस g ऑफ f -5/2। अब इनका वैल्यू पुटअप कर देना है। तो आपने देखा कि f ऑफ g की वैल्यू आया 2, तो आपको रख देना है 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और g ऑफ f -5/2 की वैल्यू आई 3। तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। इस प्रकार इसका ये हो गया आंसर। डियर स्टूडेंट अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक उसी रूल्स से, वही नियम द्वारा। माना f महत्तम पूर्णांक फलन है तथा g मापांक फलन है, तब निम्न का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और हमने लिया है
कि f क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। यहाँ पे मान नहीं दिया गया है डियर स्टूडेंट, अपने से मानना है। और तब निम्न का मान ज्ञात कीजिए, g ऑफ f 5/3, वहाँ पे डियर स्टूडेंट 5/2 था, और माइनस f ऑफ g 5/3। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे ये लिखा है कि f महत्तम पूर्णांक फलन है, यानी f के जगह में यदि x रहेगा तो क्या मानेंगे, कोष्टक में x महत्तम पूर्णांक फलन, और g x रहेगा तो g को क्या बोले हैं, मापांक फलन। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड x, क्या हो जाएगा, मॉड x। तो महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ये हो गया और मापांक फलन का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे एफ एक्स यानी f 5/2 की जहाँ वैल्यू निकालनी होगी वहाँ डियर स्टूडेंट महत्तम पूर्णांक फलन यानी बड़े कोष्टक में दर्शाया जाएगा, और जहाँ जी एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी वहाँ मापांक फलन यानी मॉड के रूप में निकाला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि हमको किस प्रकार सॉल्व करना है। तो दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, साथ में लेकर चलते हैं, तो आपको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना है हल, और है हमारे पास g ऑफ 5/3 माइनस f ऑफ g 5/3। तो चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा g और डियर स्टूडेंट हो जाएगा f 5/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ g 5/3। इतना आपको क्लियर। इसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर f(x) रहेगा उसको कहाँ दर्शाया जाएगा, महत्तम पूर्णांक फलन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं f 5/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f 5/3 में डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 5/3, क्या हो जाएगा, तो 5/3 बड़े कोष्टक में हो जाएगा माइनस f, और gx का वैल्यू जहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे मॉड x, यानी यहाँ पे gx है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में मॉड 5/3। अब आपको पता है कि महत्तम पूर्णांक फलन में जो इसकी वैल्यू होती है किस प्रकार प्रदर्शित की जाती है, यानी निम्नतम मान। तो डियर स्टूडेंट यदि इसको भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 यानी 1 दशमलव कुछ और आएगा, तो निम्नतम मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया। इसके बाद देखिए मॉड से बाहर निकालेंगे तो डायरेक्ट 5/3 आ जाएगा, क्योंकि ना तो ये ऋणात्मक है कि ऋणात्मक से धनात्मक होगा। धनात्मक संख्याएं क्या हो जाती है, धनात्मक ही रहती है, और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो बाहर निकल के धनात्मक हो जाती है। अब देखिए g क्या है, तो g मापांक फलन है, यहाँ पे 1, g1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बताइए, तो यहाँ पे g1 की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि इसे कहाँ जाएगा, मॉड में जाएगा, g मापांक फलन है, और f क्या है, f महत्तम पूर्णांक है, यानी ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 को मॉड से बाहर निकालेंगे 1, और महत्तम पूर्णांक फलन है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट और कुछ आएगा, तो उसका निम्नतम मान लेना है। तो डियर स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो फलनों f सच दैट n/n तथा g सच दैट n/n, यानी दो फलन होंगे, क्योंकि फलनों का संयोजन पढ़ रहे हैं। तो दो फलन में पहले वाले फलन को f नाम दे दिए, जिसमें डियर स्टूडेंट जिसका डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है। तथा जी सच दैट दूसरा फलन n/n, यानी इसका भी जो डोमेन है नेचुरल नंबर होना चाहिए, और कोडोमेन वो भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। के उदाहरण दीजिए, यानी दो फलन हमारे पास दिए गए हैं इस प्रकार कि नेचुरल नंबर डोमेन और कोडोमेन होना चाहिए। इनका आपको उदाहरण इस प्रकार देना है कि g ऑफ f आच्छादक होना चाहिए, किंतु जो f फलन है आच्छादक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले
फलन का एक ऐसा उदाहरण चूज करना है कि यफ आच्छादक नहीं होना चाहिए, यानी फलन n2n आच्छादक नहीं होना चाहिए, किंतु इसका जो वैल्यू निकालेंगे g ऑफ f का वो आच्छादक होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आच्छादक समझना होगा कि आच्छादक क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आच्छादक में हमने क्या देखा था कि हमारे पास यदि दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि पहले वाले को क्या नाम दे देते हैं, पहले वाले को ए नाम दे दीजिए, दूसरे वाले को बी नाम दे दीजिए। अब इसमें इस प्रकार एलिमेंट हैं कि मान लीजिए इसमें कोई भी एलिमेंट 1 2 3 हो सकते हैं, 2 3 4। तो आच्छादक का मतलब ये होता है कि कोडोमेन में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए कि जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में न हो, या कि आप इस प्रकार कह सकते हैं कि बी के ऐसे कोई अवयव नहीं होना चाहिए कि ए का जिसका प्रतिबिंब ना हो। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि कोडोमेन बी का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, तब वह फलन क्या कहलाता है, आच्छादक। तो देखिए इसका इस प्रकार संबंध हमने बना दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सिर्फ कोडोमेन को देखना है कि ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए कि जो किसी से भी किसी का इमेज ना हो, तब यहाँ कहलाता है आच्छादक फलन। क्योंकि जो फलन का रेंज होता है जिसे परिसर कहते हैं, वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। किसके? तो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, तब यहाँ पर आच्छादक फलन कहलाएगा। तो चलिए एक ऐसा उदाहरण चूज कर लेते हैं कि जिसमें से f आच्छादक नहीं है, किंतु g ऑफ f हम निकालेंगे तो वो आच्छादक होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है उदाहरण दीजिए अपने से। तो आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन उदाहरण ऐसा लेना आपको कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, डोमेन और कोडोमेन। और इसमें ये है कि जो हमारा दिया गया है वो सिद्ध होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हल और मान लेते हैं जो आपको मानना है। तो चलिए मानिए, माना यहाँ पे हम मान लेते हैं एफ सच दैट, सॉरी ये तो दिया गया है, इसको नहीं मानना है, n2n होना चाहिए। यहाँ पे मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, क्या मान लेते हैं, तो एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 मान लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ फलन का डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। फलन का डोमेन n है, मतलब नेचुरल नंबर, तथा सह डोमेन क्या है, ओ भी n है, सह डोमेन भी n है। इतना क्लियर। यहाँ पे हमने मान लिया कि जो ये दिया गया है एफ सच दैट n2n एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 मान लिया, और जो फलन का डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और सह डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तब डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको अभी किसका मानना है, gx का। gx भी क्या है डियर स्टूडेंट, g भी है, n2n होना चाहिए। तो हमने माना कि इस प्रकार मान लेंगे कि gx इक्वल, इस प्रकार हम मान रहे हैं कि x माइनस 1 कब होगा, यदि x का मान 1 से बड़ा रखेंगे, और 1 कब होगा, यदि x बराबर 1 रखेंगे। ठीक, तो चलिए इसमें यहाँ पे मैं समझा दूं कि ये मान किस प्रकार होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इस प्रकार माना है कि यदि डियर स्टूडेंट x बराबर क्या रखेंगे, 1, तो gx का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक, यदि x का मान 1 से बड़ा रखते हैं, कैसा रखते हैं, 1 से बड़ा रखते हैं, तो जो यहाँ पे x होगा उसमें 1 कम होगा, क्या होगा, 1 कम होगा। यानी x का मान यदि 5 रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो gx की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि 1 से यदि बड़ा रखेंगे तो x से 1 कम होगा, और यदि 1 रखेंगे तो 1 ही होगा। इस प्रकार डियर स्टूडेंट हम मान लिए हैं। तो चलिए आपको सिद्ध करना है कि जो यफ है, यफ मतलब फलन, जो हमने माना है एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 यफ, तो ये क्या है कि आपको बताना है कि एक आच्छादक नहीं है। तो चलिए आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम सह डोमेन का एक अवयव लेंगे, सह डोमेन का एक अवयव लेंगे और उसको देखेंगे कि इसका जो पूर्व प्रतिबिंब है डोमेन में है या नहीं। तो चलिए मान लेते हैं,
माना सह डोमेन का एक अवयव किस प्रकार लेना है, और नेचुरल नंबर का होना चाहिए। एक ले लेते हैं, एक लेते हैं, एक लेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहां हम इस प्रकार मान लेंगे कि y बराबर एफ एक्स, जो y यहां पे क्या है, सह डोमेन है। ठीक, तो सह डोमेन की जगह एक रख दीजिए, बराबर एफ एक्स हो गया डियर स्टूडेंट। और एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या माना, x प्लस वन। आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने एफ एक्स की इक्वल x प्लस वन माना, तो x प्लस वन रख दीजिए। अब देखिए इसको पक्षांतर करिए तो 1 माइनस 1 बराबर x, यानी 0 बराबर x। अब देखिए ये डोमेन का अवयव x है, तो डोमेन में हम क्या निकाल लिए, 0। तो यहां पे डियर स्टूडेंट यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कोडोमेन का एक अवयव हमने लिया एक, तो उसका प्रतिबिंब किससे बन रहा है, 0 से बन रहा है। यानी वे अवयव 0 से बन रहा है, उस एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब 0 है। तो हमने लिया है जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 0 से क्या करेगा, इमेज बनाएगा, यानी उसका जो पूर्व प्रतिबिंब होगा। तो 0 नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट, क्योंकि 0 यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या में आता है। इसलिए यहाँ पे यह आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अवयव कुछ खाली हैं कोडोमेन में कि जिनका प्रतिबिंब डोमेन के अवयव से नहीं बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहां सह डोमेन के अवयव एक का, सह डोमेन के अवयव एक का डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। और जब डियर स्टूडेंट एक भी अवयव का यदि पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, चाहे 1 2 3, यानी कम से कम एक भी अवयव का नहीं है, तो वहां पे आच्छादक नहीं कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पे हो जाएगा अतः यफ आच्छादक फलन नहीं है, अतः एफ आच्छादक फलन नहीं है। अब आपको सिद्ध करना है कि g ऑफ f आच्छादक है। चलिए g ऑफ f को सिद्ध कीजिए। तो g ऑफ f x, इसको आपको पता है कि किस प्रकार सॉल्व करना है। g ऑफ डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स। अब देखिए g एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाला, तो डियर स्टूडेंट शुरू में ही हमने एफ एक्स की वैल्यू क्या निकाला था, x प्लस वन। तो यहाँ पे आपको रख देना है x प्लस वन, चूंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस वन है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालना है, तो x प्लस वन की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जिस प्रकार हमने माना था, यानी शुरू में कि जी एक्स की वैल्यू इस प्रकार होगी कि यदि 1 से बड़ा होगा डियर स्टूडेंट तो x माइनस वन, यानी जी एक्स का वैल्यू इस प्रकार होगा, x इस प्रकार होगा कि यदि 1 से बड़ा होगा तो उसमें एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि 1 के बराबर होगा तो वहां पे खुद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 रखेंगे तो 1 आएगा, ये तो डेफिनेट है। किंतु यदि 1 से बड़ा रखेंगे तो वो उसमें 1 माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं, सॉरी x से बड़ा, तो यदि 1 से बड़ा x का वैल्यू रखते हैं तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो 1 से बड़ा है यहाँ पे कुछ, क्योंकि x का वैल्यू, और x का वैल्यू कैसे रखना है, वो नेचुरल नंबर के होने चाहिए, नेचुरल नंबर के होने चाहिए। तो यदि यहाँ पे हम रखेंगे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 से बड़ा कुछ रखते हैं डियर स्टूडेंट तो 1 उसमें माइनस हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 से बड़ा है तो यहाँ पे x प्लस वन, यानी x में ये पूरे को क्या मान लेंगे, x, तो x में 1 घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे 1 घटा देते हैं। जब घटा देते हैं डियर स्टूडेंट तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और x
का जो वैल्यू है कितना होना चाहिए, तो पूरे के पूरे नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आपने जी ऑफ एफ एक्स इक्वल निकाला, एक्स का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो पूरे के पूरे नेचुरल नंबर होना चाहिए, और डोमेन और को डोमेन भी हमारे पूरे के पूरे नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ स्पष्ट रूप से सह डोमेन के प्रत्येक अवयव का जो पूर्व प्रतिबिंब है डोमेन में उपस्थित है, क्योंकि नेचुरल नंबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लिखना है कि स्पष्ट रूप से सह डोमेन के प्रत्येक अवयव का डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब है, डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब है। और जब पूर्व प्रतिबिंब है प्रत्येक अवयव का, तो डियर स्टूडेंट अतः जी ऑफ एफ आच्छादक फलन है। क्या है? आच्छादक फलन है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है, किंतु इसमें एक ही सिद्ध करना है। पिछले क्वेश्चन में आपको आच्छादक सिद्ध करना था। तो देखिए दिया गया है कि दो फलन इस प्रकार होगा कि जो फलन का डोमेन होगा n to z, यानी डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा डियर स्टूडेंट नेचुरल नंबर, और को डोमेन ओ क्या होगा, z का मतलब यहाँ पे होगा पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर, तथा g सच दैट z to z, यानी जो दूसरा फलन g है उसका डोमेन क्या होगा, पूर्णांक संख्या, और को डोमेन भी पूर्णांक संख्या होगा। के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि g ऑफ f एकाकी है परंतु g एकाकी नहीं है। जो g फलन है वो एकाकी नहीं है, किंतु g ऑफ f जब निकालेंगे तो o एकाकी होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो पहला फलन है उसका डोमेन नेचुरल नंबर है और को डोमेन पूर्णांक संख्या, किंतु दूसरा फलन जो g है उसका डोमेन पूर्णांक संख्या और को डोमेन भी पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे आपको ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है, मान लेना है कि जो g ऑफ f एकाकी होना चाहिए परंतु g एकाकी नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हल। इसके बाद आपको माना मान लेना है कि माना f सच दैट n to z दिया गया है, fx इक्वल डियर स्टूडेंट हमने मान लिया x मान लिया, जो x किसके होने चाहिए, नेचुरल नंबर के होने चाहिए, क्योंकि fx इक्वल हमने डोमेन माना है कि fx इक्वल x होना चाहिए। तो x के एलिमेंट कहाँ के होने चाहिए, पहला नेचुरल नंबर के होने चाहिए, क्योंकि फलनों के संयोजन में हमने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि यदि हम x लेकर चलते हैं, देखिए फलनों के संयोजन में हमने क्या बताया था कि यहाँ पे तीन समुच्चय दो फलन होते हैं तब फलनों का संयोजन होता है। यदि यहाँ हम ये फलन को f नाम दे देते हैं, इस फलन को g नाम दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये बताया था कि यहाँ पे x नाम दे दिए तो इसमें प्रतिबिंब बन गया तो fx हो गया डियर स्टूडेंट, और जब इसका प्रतिबिंब बना तो ये क्या हो गया, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो गया g और f(x) हो गया। ये हमने आपको बताया था। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिमेंट लेकर चलते हैं तो वो कहाँ का होता है, पहले समुच्चय का, तो x बिलोंग टू n होगा। इतना आपको क्लियर। देखिए अब देख लेते हैं आगे, g को भी मानना है तो पुनः मान लेते हैं, पुनः माना g सच दैट किस प्रकार होना चाहिए, z to z होना चाहिए। तो gx इक्वल हम मान लेते हैं डियर स्टूडेंट मॉड x, ठीक, जो फॉर आल x बिलोंग टू z के होने चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है g के लिए, क्योंकि आपको सिद्ध करना है कि g एकाकी नहीं है। तो एकाकी में डियर स्टूडेंट क्या होता है कि हम दो एलिमेंट ले लेंगे। एकाकी का मतलब ही ये होता है कि एक का प्रतिबिंब एक से, यानी डोमेन के प्रत्येक अवयव का को डोमेन के प्रत्येक अवयव से भिन्न भिन्न इमेज बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो एलिमेंट एक से इमेज बना ले, ऐसा नहीं। तो इसमें एकाकी में ये होता है कि एक का एक से, यानी दो एलिमेंट लेंगे
उनको फलन पर रखेंगे और फलन पर रखने के बाद डियर स्टूडेंट यदि वो बराबर आ जाते हैं एलिमेंट तो एकाएकी है, यदि एलिमेंट बराबर नहीं आते तो एकाएकी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो जी सच दैट जेड टू जेड यानी यहाँ पे पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या क्या होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, यानी इसमें धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं होती है। तो यहाँ पे आप ऋणात्मक धनात्मक कुछ मान लेते हैं तो माना x मान लेते हैं, सॉरी x1 मान लेते हैं और माइनस x1 दो अवयव इस प्रकार मान लेते हैं जो डियर स्टूडेंट x1 और माइनस x1 अवयव कहाँ के हैं तो x1 और माइनस ये पूरे z के हैं, ठीक। तो z में बिलोंग करते हैं डियर स्टूडेंट। तो चलिए आपको सबसे पहले क्या करना है वैल्यू पुट कर दीजिए। यदि आप x के जगह x1 रखेंगे डियर स्टूडेंट तो जी x1 बराबर हो जाएगा माड x1, यहाँ पे माड है। इसके बाद यदि g माइनस x1 रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा माड माइनस x1। तो चलिए इसको फलन को बराबर कीजिए। दूसरा वाला फलन क्या है जी x1 और माइनस जी x1। तो जी x1 बराबर करना है आपको जी माइनस x1, इसके फलन को बराबर कर दिए तो एलिमेंट भी इसके बराबर होंगे x1 बराबर माइनस x1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि x1 बराबर ये निकलेगा बाहर तो ये भी क्या हो जाएगा x1, यानी दो एलिमेंट हम किस प्रकार लिए थे, दो एलिमेंट डियर स्टूडेंट हम लिए थे x1 और माइनस x1, लेकिन जो इसका वैल्यू आता है सेम आता है x1 और x1। तो फिर भी यहाँ पे एकाएकी नहीं है, क्यों, क्योंकि हम किस प्रकार के एलिमेंट लेकर चलें x1 और माइनस x1, लेकिन यहाँ पे आता क्या है समान आता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे संख्यात्मक के रूप में मैं समझाना चाहूँगा कि देखिए यदि हम x की जगह क्या ले लेते हैं, एक बार 1 ले लेते हैं और एक बार -1 ले लेते हैं, ठीक। तो 1 और -1 ले लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो यदि g के जगह में 1 रखते हैं तो माड के जगह में 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, किंतु g के जगह में आप -1 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस माड 1 यानी जब बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो 1 आता है, किंतु डियर स्टूडेंट 1 और -1 का जो इमेज है दो एलिमेंट का केवल एक के साथ इमेज बना रहा है, तो यहाँ पे एकाएकी नहीं होगा, क्योंकि एकाएकी का मतलब ये होता है कि एक का एक के साथ इमेज होना चाहिए। तब डियर स्टूडेंट यहाँ पे बराबर तो है चूंकि x1 नॉट इक्वल माइनस x1, ठीक। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट अतः जो g है क्या है एकाएकी नहीं है। यहां लिखेंगे अतः डोमेन के अवयव -x1 व x1 का सह डोमेन में एक ही प्रतिबिंब है। क्या है एक ही प्रतिबिंब, मतलब दो का एक के साथ प्रतिबिंब किसके साथ है x1 के साथ, x1 है। जब x1 है इसलिए क्या होगा, इसलिए g एकाएकी फलन नहीं है, ये सिद्ध हो गया। अब आपको सिद्ध करना है g ऑफ f एकाएकी है। तो g ऑफ f निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे g ऑफ f x लिखेंगे, ठीक। तो डियर स्टूडेंट यहां पे हो जाएगा g ऑफ f x। तो देखिए यहां fx की वैल्यू क्या है, तो fx की वैल्यू हमने माना है कहीं पे, तो fx की वैल्यू x है, तो fx की जगह में आपको क्या रखना है x रखना है। तो चलिए रख देते हैं x। और डियर स्टूडेंट जब gx रहेगा तो gx की वैल्यू क्या होगी, तो gx की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा माड x। तो चलिए gx की वैल्यू रख देते हैं, gx की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा माड x। तो देखिए यहाँ पर आ गया g ऑफ f x बराबर माड x, ये इसका मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये फलन हो गया g ऑफ f x इक्वल माड x। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग एलिमेंट को मानकर अलग अलग फलन मान लेंगे डियर स्टूडेंट, और इन फलन को बराबर करेंगे और इनके एलिमेंट जब बराबर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो फलन है एकाएकी होगा।
तो चलिए माना मान लेते हैं कि माना x बाई कहाँ के हैं, n के हैं। जब n के हैं तो x और y क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के हैं। तो चलिए इसका वैल्यू इस प्रकार रखेंगे, डियर स्टूडेंट, यदि g ऑफ f x है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x। यदि g ऑफ f y है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड y। तो चलिए इसको फलन को बराबर करेंगे तो g ऑफ f x बराबर g ऑफ f y हो जाएगा। तो g ऑफ f x की वैल्यू मॉड x बराबर g ऑफ f y की वैल्यू मॉड y। जब इसको मॉड से बाहर लाएंगे तो x इक्वल हो जाएगा y, और जब x इक्वल y है यानी डोमेन के प्रत्येक अवयव का को डोमेन के केवल एक ही अवयव से यहाँ पर इमेज बना रहा है तो क्या होगा, अतः g ऑफ f एकाएकी फलन है। अतः g ऑफ f क्या है, एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3 फलन दिया गया है। किस प्रकार 3 फलन दिया गया है। पहला है f सच दैट n टू n, दूसरा है g सच दैट n टू n, यानी जो फलन पहला है f इसका डोमेन नेचुरल नंबर, को डोमेन भी नेचुरल नंबर। दूसरा फलन g सच दैट n टू n, इसका भी डोमेन नेचुरल नंबर, को डोमेन भी नेचुरल नंबर। तथा h सच दैट n टू r। ठीक है, पर विचार कीजिए कि fx इक्वल 2x दिया गया है और g बाई इक्वल दिया गया है 3y प्लस 4। क्या दिया गया है, g बाई इक्वल डियर स्टूडेंट 3y प्लस 4। तथा एच जेड क्या दिया गया है, एच जेड बराबर दिया गया है फॉर ऑल एक्स बाई कहाँ के होने चाहिए तथा जेड एक्स बाई जेड पूरे नेचुरल नंबर के होने चाहिए। सिद्ध कीजिए कि एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल एच ऑफ जी ऑफ एफ होना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, एच ऑफ जी ऑफ एफ की वैल्यू ज्ञात करना है, इसके बाद एच ऑफ जी ऑफ एफ की वैल्यू ज्ञात करना है। इन दोनों का मान बराबर आना चाहिए, आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो जो जो वैल्यू दी गई है तो सबसे पहले आपको लिख लेना है। दिया है एफ एक्स इक्वल दिया है डियर स्टूडेंट 2x और जी वाई इक्वल क्या दिया है, जी वाई इक्वल दिया गया है 3y प्लस 4 और एच जेड इक्वल दिया गया है आपके पास साइन जेड, जो फॉर ऑल एक्स वाई और जेड कहाँ के होने चाहिए, नेचुरल नंबर के होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर क्या रहता था कि जी ऑफ एफ, यहाँ पर थोड़ी आपको समझना होगा कि जी ऑफ एफ रहता था डियर स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि जी ऑफ एफ, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये इस प्रकार हो जाता था एफ एक्स। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है एच ऑफ जी ऑफ एफ, तो ये पूरे के पूरे को आप मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एच डियर स्टूडेंट और अंदर में जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर, क्योंकि ये जो दिया है क्या हो जाएगा, इन दोनों के सापेक्ष इस प्रकार का हो जाएगा। तो चलिए एच ऑफ डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले ज्ञात करना है जी ऑफ एफ एक्स कोष्टक के अंदर, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए एच रहने दीजिए, जी ऑफ एफ एक्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा जी और ये हो जाएगा एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो एफ एक्स की वैल्यू है 2x, तो आपको रख देना है एफ एक्स की जगह में 2x और इस प्रकार का आपको कोष्टक लगा देना है। इसके बाद देखिए जी एक्स की वैल्यू क्या है,
gx की वैल्यू निकालिए। देखिए हमारे पास दिया गया है gy इक्वल 3y+4। यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो gy इक्वल दिया गया है 3y+4। यदि x की वैल्यू निकालेंगे gx की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 3x+4 हो जाएगा। तो इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया है g2x, तो gx की वैल्यू होगी 3x+4, तो g2x में क्या हो जाएगा, x की जगह 2x रखना है आपको, x की जगह आपको 2x रख देना है, क्योंकि यहाँ पे x है तो 3x+4 और x की जगह आपको 2x रखना है। तो चलिए रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और x की जगह में 2x रख देंगे +4, यानी यहाँ पे था 3x+4, तो x की जगह आप 2x रख दिए हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6x+4 हो जाएगा। अब देखिए एक और वैल्यू हमारे पास दिया गया है कि hz बराबर क्या दिया गया है, sin z, hz बराबर sin z, यानी जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रहेगी उसमें साइन लगा देना है। यानी यहाँ पे दिया गया है h 6x+4, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 6x+4, क्या हो जाएगा, sin 6x+4, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था hz, तो z में साइन लगा दिया। यहाँ पे 6x+4 दिया गया है तो 6x+4 में साइन लगा देंगे। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आपको निकालना है f ऑफ g ऑफ f की वैल्यू निकालना है। तो देखिए f ऑफ g रहने दीजिए, यहां पे समझिए g h ऑफ g है, ऑफ fx है, और यहां पे क्या था, h ऑफ g ऑफ fx था। ठीक, तो देखिए h ऑफ g है यहाँ पे, इसके बाद डियर स्टूडेंट क्या है, ऑफ fx है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि fx कर देना है। ठीक, तो देखिए fx की वैल्यू क्या था, तो fx की वैल्यू है डियर स्टूडेंट h ऑफ g, fx की वैल्यू है 2x, तो आपको यहाँ लिख देना है 2x। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, h ऑफ g 2x, यानी x की जगह 2 हो गया, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा h ऑफ g अंदर चला जाएगा तो g 2x हो जाएगा। अब gx का मान क्या था, तो gy का मान था 3y+4। देखिए gy का मान क्या था, 3y+4, यदि x रखेंगे तो 3x+4, यानी y के जगह में हमारे पास x हो जाएगा। तो देखिए y के जगह में यहाँ पे क्या है, 2x है, तो 2x रखिए, यानी x y के जगह में 2x रखना, तो h ऑफ डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसका वैल्यू इस प्रकार हो जाएगा 3, y के जगह में 2x रखिए +4, तो यहाँ पे हो गया h 3 दूना 6x+4। अब hz का वैल्यू क्या है, sin z, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 6x+4, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की वैल्यू समान है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, h ऑफ g ऑफ f इक्वल h ऑफ g ऑफ f इक्वल है। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।